सभी को नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें हम आज वायुमंडल की संरचना का अध्ययन करेंगे। सही ना। तो देखो, संरचना को वायुमंडल के हम दो आधार पर बांटते हैं। एक तो ऊष्मीय दशाओं के आधार पर और दूसरा आधुनिक वर्गीकरण इसका। सही है। तो देखो, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। वायुमंडल की संरचना को हम दो रूपों में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे ऊष्मीय दशाओं के आधार पर और दूसरा इसका आधुनिक वर्गीकरण। ठीक है ना। तो इसको लिख लेंगे, ऊष्मीय दशाओं के आधार पर ऊष्मीय दशाओं के आधार पर, है ना, वायुमंडल की संरचना ऊष्मीय ऊष्मीय दशाओं के आधार पर और दूसरा आधुनिक आधार पर या आधुनिक वर्गीकरण इसका, है ना। आधुनिक वर्गीकरण ही लिख लेंगे, आधुनिक वर्गीकरण। सही है ना। और देखो, ऊष्मीय दशाओं के आधार पर, सही दोस्तों, ऊष्मीय दशाओं के आधार पर इसको 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। सही है। तो हम इसकी दशा मतलब 5 जो लेयर हैं उनको देख लेते हैं, उनका नाम लिख लेंगे। सही है। तो देखो, छोटा छोटा करके लिख लेंगे दोस्तों। ठीक। तो कौन कौन सी होती हैं। देखो, इसमें सबसे पहली जो होती है इसकी लेयर, सबसे नीचे, वो होती है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल दोस्तों। दूसरी होती है फिर इसके ऊपर समताप मंडल, है ना। फिर इसके बाद में तीसरी होती है दोस्तों मध्य मंडल। मध्य मंडल। फिर होती है दोस्तों चौथी इसमें ऊष्मा मंडल। और जो इसका लास्ट का होता है पांचवा, यानी कि उसको कहते हैं दोस्तों हम चुंबकीय मंडल। ठीक है ना। पांचवा हो जाता है दोस्तों इसका चुंबकीय मंडल। देखो, यहाँ से सभी एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा भी होगा, जिन लोगों ने एग्जाम दे रखे हैं पहले से, कोई भी एग्जाम वनडे या पीसीएस तक, इनके बीच का कोई भी एग्जाम देखा है तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। सही ना। और जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लें। तो दोस्तों, ये हमारा ऊष्मीय दशाओं के आधार पर रहेगा। आधुनिक वर्गीकरण को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे। सही है। दोस्तों, ऊष्मा मंडल को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो आयन मंडल, आयन मंडल, आयनोस्फीयर। दूसरा आयतन मंडल, या इसको बाह्य मंडल भी कहते हैं। बाह्य मंडल, ठीक ना। दोस्तों, ये तो आप लोग ऐसे उतार लें। सही है। इसको लिख लें कि वायुमंडल को दो आधारों पर डिवाइड किया गया है, डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। सही है। तो पहला उसमें दशाओं के आधार पर, दूसरा आधुनिक वर्गीकरण ना। इसके बाद में आपको लिखना है, ऐसे ही चार्ट बना लेना है। ठीक है। अब दोस्तों, आप लोग इसको उतार लें, इसके बाद में डायग्राम के आधार पर समझते हैं। दोस्तों, इसको डायग्राम के आधार पर समझने के लिए देखो, पहले हमें इस प्रकार से एक लाइन खींच लेनी है, दो। ठीक है ना। देखो क्या होगा, इसको हम मान लेंगे दोस्तों धरातल, यानी कि अर्थ सरफेस हमारा। सही है। और ये जो हमारी लाइन इधर जा रही है, ये जा रही है ध्रुवों की तरफ, उत्तरी ध्रुव की तरफ, उत्तरी ध्रुव की तरफ। ठीक है ना। और ये जा रही है दोस्तों विषुवत रेखा की तरफ, को विषुवत रेखा मान लेंगे। सही है। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है, ये ध्रुवों की तरफ 8 से 9 किलोमीटर, है ना, 8 से 9 किलोमीटर ध्रुवों की तरफ, और 18 किलोमीटर विषुवत रेखा की तरफ वाला जो पार्ट होता है हमारा। सही है। सबसे शुरू की लेयर, इसे कहते हैं क्षोभ मंडल।
इसमें सभी प्रकार की गैसें मिलती हैं, सभी गैसें इसी में मिलती हैं, सही है दोस्तों। यहाँ पर नॉर्मली समझेंगे, इसके बाद में एक एक करके सभी मंडलों को हम डिटेल से समझ लेंगे, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या होता है, इसके बाद में दोस्तों इधर भी 50 किलोमीटर ध्रुवों की तरफ और विषुवत रेखा पर भी 50 किलोमीटर, सही ना, दोनों तरफ 50 किलोमीटर। ये होता है समताप मंडल, सही है, ये होता है दोस्तों हमारा समताप मंडल। इसमें क्या होता है दोस्तों, ओजोन गैस, ओजोन गैस इसमें अधिक होती है, ठीक है ना, इसमें ओजोन गैस अधिक होती है। इसके बाद में दोस्तों 80 किलोमीटर पोल्स की तरफ और 80 किलोमीटर ही विषुवत रेखा की तरफ, सही ना, 80 किलोमीटर और यहाँ पर भी 80 किलोमीटर है। ये होता है दोस्तों हमारा मध्यमंडल, मध्यमंडल इसमें क्या है, नाइट्रोजन की अधिकता, मध्यमंडल में नाइट्रोजन अधिक होती है, सही है। फिर इसके बाद दोस्तों 400 किलोमीटर तक, कहाँ तक, 400 किलोमीटर, सही है ना, 400 किलोमीटर तक होता है हमारा आयन मंडल, आयन मंडल, ठीक है ना। इसके बाद में 1000 किलोमीटर तक, 1000 किलोमीटर तक होता है आयतन मंडल, ठीक है ना, 1000 किलोमीटर तक होता है दोस्तों आयतन मंडल, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों 36,000 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर 36,000 किलोमीटर तक, 36,000 किलोमीटर तक होती है दोस्तों हमारे चुंबक मंडल, ठीक है ना, 36,000 किलोमीटर कौन सा होता है, चुंबकीय मंडल, चुंबकीय मंडल दोस्तों 36,000 किलोमीटर, सही ना, तक होता है हमारा चुंबकीय मंडल, सही है। तो दोस्तों इसको आप लोग उतार लें, इसको ऐसे ही फिगर को बना लें, ठीक है। अब इसमें एक एक करके क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, एक एक करके हम इन सबकी बात कर लेते हैं, सही है ना। आप लोग इसको उतार लें। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्षोभ मंडल की, सही है ना। इसका सबसे निचला क्षोभ मंडल, इसे इंग्लिश हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, है ना, इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। तो देखिए ये क्या होती है, वायुमंडल की सबसे निचली परत, है ना, हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत, ठीक है, और इसे परिवर्तन मंडल, परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। देखो परिवर्तन मंडल क्यों कहते हैं, क्या होता है जितने भी मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं वो सभी के सभी इसी परत में होते हैं, क्षोभ मंडल में, सही ना, ट्रोपोस्फियर में। तो इसलिए इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है, सही ना। और दोस्तों इस परत को ट्रोपोस्फियर नाम, सही ना, ये नाम ट्रोपोस्फियर नाम प्रकार से लिख लेंगे, ट्रोपोस्फियर नाम टीजरेंस डी बोर्ड ने दिया, टीजरेंस डी बोर्ड
है ना, ट्रोपोस्फियर नाम टीजेंस डी बोल्ट ने दिया। देखो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं, सही है, काफी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देख लें और लिखते चलें, बहुत शॉर्ट में सभी चीजें मैं इसमें करवा रहा हूँ, सही है। तो इसको ट्रोपोस्फियर नाम टीजेंस डी बोल्ट ने दिया, सही है। और दोस्तों इसमें क्या है, देखो ट्रोपोज जो शब्द है, ट्रोपोज शब्द ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है ये, ठीक है ना, ग्रीक भाषा का शब्द है। जिसका अर्थ मिश्रण या विक्षोभ होता है, मिश्रण या विक्षोभ होता है, सही ना। तो दोस्तों इसलिए इसे मतलब ट्रोपोस्फियर को, क्षोभ मंडल को लिख लेंगे, इसलिए इसे विक्षोभ मंडल, इसलिए इसे विक्षोभ मंडल भी कहते हैं, सही ना, इसे विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। और दोस्तों इसे संवहनीय परत भी कहते हैं, संवहनीय परत भी कहते हैं, सही ना। और दोस्तों अगर हम इसके विस्तार की बात करते हैं, देखो यहाँ देख लेंगे इसका विस्तार, अगर हम इसके विस्तार की बात करते हैं, ठीक ना, इसके विस्तार की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम इसके औसत की बात करते हैं, औसत इसका विस्तार कितना है, तो दोस्तों इसका औसत विस्तार है लगभग 15 किलोमीटर तक, यानी कि औसत विस्तार अगर हम इसका देखें तो धरातल से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका एक औसत विस्तार है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके विस्तार की विषुवत प्रदेश में, है ना, विषुवत प्रदेश यानी कि विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में, तो ये होती है दोस्तों लगभग 18 से 19 किलोमीटर, 18 से 19 किलोमीटर तक होती है। और अगर हम बात करते हैं इसकी ध्रुवों पर, है ना, ध्रुवों पर इसका विस्तार देखो कितना है, इसकी ऊंचाई विस्तार लगभग 8 से 9 किलोमीटर, सही है ना। दोस्तों देखो इस परत में एक खास बात हो रहा है, इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ जैसे जैसे हम इस परत में ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो इसमें क्या है, तापमान में गिरावट आती चली जाती है, सही ना। तो लिख लेंगे इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है या तापमान में गिरावट आती है ना, तापमान कम होता है या तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है, जिसे जिसे सामान्य ह्रास दर, सही ना, सामान्य ह्रास दर कहते हैं, सामान्य ह्रास दर, इंग्लिश में क्या कहेंगे, नॉर्मल रैप्स रेट, यानी कि NRR, कहते हैं, सही है दोस्तों, यहां तक ठीक है ना। इसमें ऊंचाई के साथ में जैसे जैसे हम धरातल से इस परत में ऊपर की तरफ जाएंगे तो तापमान कम होता जाएगा, जिसे नॉर्मल रैप्स रेट कहते हैं, है ना, NRR कहते हैं, हिंदी में सामान्य ह्रास दर कहते हैं, सही है। तो दोस्तों देखो इसमें क्या होता है, ये जो इसका तापमान गिरने की जो दर होती है वो क्या होती है, देखो अगर हम इसमें 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, है ना, 1 किलोमीटर, अगर हम इसमें 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो लगभग 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा कम हो जाएगा, सही ना। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे कि, कैसे लिखेंगे इसको, यह दर
6.4 डिग्री सेल्सियस प्रति 1 किलोमीटर है। या सिन या देखो कैसे लिखेंगे इसको, या दोस्तों इसको लिख लेंगे कि एक 165 मीटर अगर हम ऊपर जाएंगे, ठीक ना, तो कितना कम होगा, हमारा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे लिख लेंगे, या 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर, सही ना। इसका मतलब है 165 मीटर अगर हम ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा, सही ना। या 1 किलोमीटर अगर हम ऊपर जाएंगे तो 6.4 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, सही है। तो दोस्तों आप लोग इसको उतार लें, इसमें भी थोड़ा सा हो रहा है, उसकी और बात कर लेते हैं, सही है। और देखो दोस्तों इसमें क्या होता है, जो हमारा क्षोभ मंडल है, सही ना, वो दीर्घ पार्थिव तरंगों द्वारा 86% ऊष्मा प्राप्त करता है। 86% ऊष्मा प्राप्त करता है, सही ना। और 14% ऊष्मा, 14% बची ना, 14% ऊष्मा सूर्य विकिरण द्वारा प्राप्त करता है। सौर विकिरण या सूर्य विकिरण द्वारा प्राप्त करता है। इसका मतलब क्या है, देखो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये हमारी अर्थ है, सही ना, ये हमारी अर्थ है, ये इसका वायुमंडल है ना। यहाँ पर सन है, सूरज, ये जो इससे हमारा वायुमंडल प्राप्त करेगा, है ना, ऊष्मा, तो इसी को कहेंगे सौर या सूर्य विकिरण, है ना। ये होती है 14%। अब क्या करती है पृथ्वी, वापस इसी ऊष्मा को इस प्रकार से बाहर भेजती है ना। इसको कहते हैं दीर्घ पार्थिव विकिरण या दीर्घ विकिरण। ये होती है दोस्तों 86%, सही है। अब दोस्तों अगर हम इसके टेम्परेचर की बात करते हैं, तापमान की, तो तापमान घटता हुआ इसकी ऊपरी सतह पर, कहां पर, ऊपरी सतह पर, या बात करेंगे ऊपरी सतह पर, या 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर कितना जाता है, -60 डिग्री सेल्सियस होता है, सही है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, ऊंचाई के साथ क्षोभ मंडल में, हम क्षोभ मंडल की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें ऊंचाई के साथ पवनों का वेग, तथा सापेक्ष आर्द्रता का मान बढ़ता जाता है ना, बढ़ता जाता है, ठीक है। जबकि तापमान, दाब, घनत्व और श्यानता का मान घटता जाता है, सही है। तो दोस्तों ये था हमारा क्षोभ मंडल। इसमें संबंधित जितनी भी
बातें हैं, हमने उनको जो मेन है सबसे ज़्यादा खास उनको लिख लिया है। बाकी ये है मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं सब इसी में घटित होती हैं। चलो लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी परत में होती हैं। मतलब बादल बनेंगे इसमें, चक्रवात इसमें, प्रतिचक्रवात वो इस परत में कोहरा वो इसमें, कुहासा वो इसमें, वर्षा वो इसमें, सब काम जो है मौसम संबंधी वो सब इसी में होने हैं, सही ना। हवा इसमें, सब चीज इसमें, सही है। तो दोस्तों ये था हमारा क्षोभ मंडल, आप लोग इसको भी नोट कर लें। इसके बाद में समताप मंडल की ओर बात कर लेते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे हम समताप मंडल की, ठीक है। लिख लेते हैं समताप मंडल, तो इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसकी खोज और इसका अध्ययन टीजरेंस डी बोर्ड ने 1902 में किया था, है ना। तो क्या लिखेंगे? इसकी खोज तथा अध्ययन 1902 में टीजरेंस डी बोर्ड टीजरेंस डी बोर्ड टीजरेंस डी बोर्ड ने किया, ठीक ना। और दोस्तों अगर हम इसके विस्तार की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका विस्तार लगभग मैंने आपको बताया था ना अभी डायग्राम पर, कितना? 50 किलोमीटर तक। कहाँ से? क्षोभ मंडल के ऊपर से 50 किलोमीटर तक, सही है। और क्या दोस्तों इसके निचले भाग में तापमान बहुत ही मंद दर से बढ़ता है। जो उस वक्त जो तापमान नापने वाले थर्मामीटर होते थे वो उसको नाप नहीं पाते थे, सही ना। तो क्या लिखेंगे? इसके निचले भाग में तापमान बहुत मंद दर से बढ़ता है। तो दोस्तों उस टाइम पर जो थर्मामीटर होते थे वो इस तापमान को जो बहुत मंद दर से बढ़ता है नाप नहीं पाते थे, इसीलिए साइंटिस्टों ने क्या माना था कि इसमें तापमान समान रहता है, इसीलिए इसका नाम रखा था समताप मंडल, सही है। और दोस्तों इसमें क्या है, जितनी भी हमारे समस्त वायुमंडल में ओजोन गैस मिलती है उसका 90% भाग समताप मंडल में मिलता है। तो क्या लिखेंगे? समस्त वायुमंडल में मिलने वाली ओजोन गैस का 90% भाग इसी परत में मिलता है, सही ना। और दोस्तों देखो क्या होता है, जो ओजोन गैस की सर्वाधिक सघनता होती है, मतलब जहां पर वो सबसे ज्यादा मिलती है ना, सघन होती है बहुत ही ज्यादा, तो लिख लेंगे ओजोन की सर्वाधिक सघनता लगभग 15 से 35 किलोमीटर के मध्य है, ठीक है। तो दोस्तों देखो आज हमने क्षोभ मंडल और समताप मंडल दोनों को देख लिया है, और बाकी कल बात करेंगे। 3 मंडल बचे हैं उनकी कल बात कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, सही ना। आज की क्लास काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए बाकी की बची गैसों का और सॉरी परतों का अध्ययन हम अगली क्लास में कर लेंगे। तो आप लोगों से दोस्तों निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें।
सही है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, धन्यवाद।